नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 के पाठ्यक्रम के बारे में और किस प्रकार पेपर का जो क्रम रहता है वो किस प्रकार से होता है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राज्य सेवा परीक्षा है इसके 3 चरण होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग पहली बार इस पाठ्यक्रम को जानने वाले हैं, उनके लिए विशेष है किस प्रकार से यहाँ पे चेंजेस हुए हैं और पाठ्यक्रम में किस प्रकार चेंज हुआ है और किस तरीके से ये क्रम होते हैं तीनों। तो यहाँ पे 3 चरण इसके हैं। पहला है प्रारंभिक चरण, इसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, और ये होता है वस्तुनिष्ठ। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, ओएमआर आधारित ये पेपर होते हैं। अगला है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, लिखित वर्णनात्मक होती है, यानी इसमें जो मेंस वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसको मेंस बोलते हैं। सेकंड वाले फेज को मेंस वाले पोर्शन में आपको लिखना होता है, उत्तर लेखन आपको करना होता है। ठीक है, तीसरे में साक्षात्कार यानी इंग्लिश में से बोलेंगे इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस है, 3 चरण है इस परीक्षा के, और तीनों परीक्षाएं एक दूसरे से संबंधित है। एक में आप क्वालिफाई होंगे तो आप दूसरे में पहुंच पाएंगे। ठीक है, जैसे आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए तो आप मेंस में पहुंच पाएंगे, और मेंस में आप पास हुए तो आप साक्षात्कार में पहुंच पाएंगे, और साक्षात्कार में पास हुए तो आप इसमें सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये चरण इसके होते हैं। तो हम तीनों चरणों के बारे में बात कर रहे होंगे और किस प्रकार से किस पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ये सारी चीजें आप अगले 1 घंटे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की। तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, जो पहला वाला है वो होगा सामान्य अध्ययन का। ठीक है, सामान्य अध्ययन का होगा, इसको जीएस का पेपर बोलते हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज का पेपर बोलते हैं। और दूसरा है सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, ये इसको हम सी सेट के नाम से भी जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, दोनों परीक्षा यानी दोनों पेपर जो होंगे 2 घंटे के होंगे और दोनों 200 अंक के होंगे। ठीक है, और इसका महत्व क्या है आपको इस पूरी प्रोसेस में? इसका महत्व इतना है कि आप इस परीक्षा में यदि क्वालिफाई हुए तो आपको मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में बैठने का। ठीक है, मुख्य परीक्षा में बैठने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला प्रश्न पत्र है, ठीक है, दूसरा वाला प्रश्न पत्र है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इसमें यानी कि आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लेने होते हैं दूसरे प्रश्न पत्र में, और आपका जो मुख्य परीक्षा में बैठने का जो डिसाइड है वो करेगा पहला वाला प्रश्न पत्र, यानी सामान्य अध्ययन का, जो 2 घंटे का है और 200 अंक का है। ठीक है, तो जो पहला वाला प्रश्न पत्र है वो डिसाइड करेगा कि आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ से कट ऑफ जारी होगा। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र से कट ऑफ जारी होगा, उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला है क्वालिफाइंग नेचर का। दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, दूसरा वाला। आगे हम बात करते हैं इसमें, यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाती है, और इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा हेतु योग्य या अर्ह घोषित किया जाता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये दूसरा वाला, और जो पहला वाला है इससे आपको मौका मिलेगा मेंस में बैठने का। ठीक है, लेकिन इस फेज से आपकी रैंकिंग नहीं बनेगी। आया समझ में? इस फेज से आपकी रैंकिंग नहीं बनेगी, रैंकिंग बनेगी आपकी मुख्य परीक्षा से, मुख्य परीक्षा में प्राप्त जितने अंक हैं और जो साक्षात्कार है। ठीक है, साक्षात्कार वाला फेज है, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार वाले जो दोनों फेज है, दोनों चरण है, उसमें आप जितने अंक प्राप्त करेंगे उससे आपकी फाइनल रैंकिंग है वो बनेगी। ठीक है, आगे समझ में? यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो सिर्फ आपको मौका देगी एंटर करने का इस प्रक्रिया में आगे की दोनों की। ठीक है, आगे समझ में? आगे चले, आगे हम देखते हैं दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे जिन्हें आ, बा, सा और दा में समूहीकृत किया जाएगा, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक सही होगा, आपको जो सही वाला है वो लगाना है। और उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही माने गए आ, बा, सा या दा में से केवल एक उत्तर पर चिन्हित लगाएं।
चिन्ह लगाएं, ठीक है। सिर्फ एक में आपको आंसर टिक लगाना है, ठीक है। ओ मार्कशीट होगी, आपने ओ मार्कशीट भरे होंगे, ठीक है। बोर्ड परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि ओ मार्कशीट वगैरह होती है, और भी आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा ओ मार्कशीट होती है। या फिर आप यदि एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपने इसी परीक्षा में देखा होगी ओ मार्कशीट होती है, OMR, ठीक है। ये वाली मार्कशीट होती है, तो उसमें आपको टिक लगाने होते हैं, गोले लगाने होते हैं, टिक जो भी वहाँ पे फॉर्मेट पूछा जाएगा उस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सिर्फ एक में आपको लगाना है, एक से अधिक में नहीं लगाना है, ठीक है। यदि एक से अधिक लगाते तो वहाँ पे निर्देश दिए होते कि वो उत्तर मान्य नहीं होगा। इस प्रकार से जो पेपर में शुरू में दे दिया जाता है कि किस प्रकार वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आप याद रखें, एक प्रश्न के लिए सिर्फ एक उत्तर लगाना है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण के लिए के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में यथा विनिर्दिष्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे आगे देखेंगे इसके बारे में। प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी में होगा, ध्यान रहे दोनों माध्यम यहाँ पे होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यहाँ पे होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा उपरांत जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उसके मॉडल उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in या फिर www.mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 7 दिन की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। यानी यदि आपको लगता है कि आपत्ति वगैरह उसको देना है, कुछ प्रश्न गलत आए, इस प्रकार चीजें हैं, तो आप यहाँ पे 7 दिन के अंदर में ये आपत्ति दे सकते हैं। और 7 दिन के बाद यदि आप अपनी रिपोर्ट करेंगे तो ये अमान्य होगी, ठीक है, मान्य नहीं होगी। इस प्रकार ये आप देख सकते हैं। यदि आप जब ये बात की प्रोसेस है, यदि आप प्रश्न वगैरह में आपको कोई डाउट है कि आपको लग रहा है कि इसमें गलत है, कुछ गलत प्रश्न आ गए हैं, तो आप उसमें अपनी जो रिपोर्ट है वो दे सकते हैं उसको, ठीक है। अपने जो स्टैंड है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में दी गई है ये जानकारी है। आगे हम पढ़ते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या के वर्गवार श्रेणीवार अधिकतम 15 गुना होगी, ठीक है। यदि मेंस में कितने व्यक्ति जाएंगे ये हमको पता करना है। तो हमको ये देखना होगा कि इसमें मेंस में कितनी सीटें हैं, कितने मतलब मेंस यानी जो पूरे प्रोसेस में कितने की भर्ती निकली है, उसमें से 15 गुना ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। तो उतने प्रीलिम्स में पास होंगे, ठीक है। मतलब उतने व्यक्तियों को, उतने स्टूडेंट्स को यहाँ पर मेंस के लिए बिठाया जाएगा, समझिए, 15 गुना ज़्यादा। समान अंक प्राप्त वर्गवार या श्रेणीवार उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा, ठीक है। और केवल वे ही उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ह घोषित किया हो मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे। यानी यदि आप चाहेंगे कि हम डायरेक्ट मेंस में बैठ जाए तो ऐसा नहीं होगा, आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी, उसके बाद ही आप मेंस में बैठेंगे, ठीक है। मेंस की परीक्षा में बैठेंगे। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। दोनों पेपर में कम से कम 40%, जो 40% अंक है वो लाना यहाँ पे आवश्यक है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक होंगे 30%, ठीक है। यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 30% होंगे, ठीक है, दोनों पेपर में 30%। और यहाँ पे जो यदि आप इन श्रेणी में नहीं है तो आपके लिए होंगे 40% अंक, ठीक है, दोनों पेपर में, दोनों अलग अलग, ठीक है, दोनों को मिला के नहीं, अलग अलग। जैसे 100 अंक का पेपर, 100 प्रश्न पेपर 200 अंक है, तो यहाँ पे सॉरी 200 अंक का पेपर है, तो यहाँ पे इसका 40% आप निकाल लीजिए, उतना वहाँ पे आपका पासिंग मार्क्स होगा। और यदि आप इस कैटेगरी में इनमें से किसी एक कैटेगरी में, तो आपके लिए पासिंग मार्क्स होंगे 30% या 30%, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। विशेष चीजें यहाँ पे दी गई है कुछ। राज्य सेवक प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग स्वरूप का होगा, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। और द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान ही होगा। जो राज्य वन सेवा के लिए यदि जो लोग बैठ रहे हैं उसके लिए ये मतलब उन लोगों के लिए जानकारी है। उनके यानी जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो जो राज्य वन सेवा का पाठ्यक्रम और जो सिविल सेवा का पाठ्यक्रम वो दोनों समान होगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची
प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर की जाएगी। ठीक है, आई रिपीट, फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको मैं। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र यानी जो दोनों सीसेट वाला और जो जीएस वाला है दोनों प्रश्न पत्रों को जोड़कर प्राप्त की जाएगी, प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे। और आगे हम अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। ठीक है, ये तो पैटर्न हमने देख ली किस प्रकार का पैटर्न होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा में। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की कि किस प्रकार पाठ्यक्रम यहाँ पे होगा और किस पाठ्यक्रम के तहत आपको तैयारी करनी है। राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है ये, और प्रथम प्रश्न पत्र यानी जो सामान्य अध्ययन का है, जीएस वाला पेपर है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए जो पाठ्यक्रम है वो इतना डिस्कस होगा कि आप समझ सके कि कितना मतलब क्या क्या चीजें कहाँ पे रखी गई है। ठीक है, आया समझ में, क्या क्या चीजें कहाँ पर रखी गई है, किस यूनिट्स में कौन कौन सी चीजें, ये आपको पता चलेगा। और इसके बाद जो आगे लेक्चर्स आएंगे, जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति एवं साहित्य, ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे है। लेकिन जब इसकी सीरीज जब चालू होगी, ठीक है, इसके बाद सीरीज चालू होगी जो ये सारा पाठ्यक्रम है उसको कंप्लीट कराने की, तो यहाँ पे आपको जब ये इकाई चालू होगी, ठीक है, ये इकाई चालू होगी तो इसके तहत क्या हमको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस गहराई तक जाना है, ये सारी डिटेल आपको उन वाले लेक्चर्स में मिलेगी जब सीरीज चालू होगी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ कितना पढ़ रहे हैं कि क्या चीजें कहाँ पर रखी गई है और कितना हमको पढ़ना है, ये हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। आगे समझ में, यानी जो डीप एनालिसिस वाला जो है, ठीक है, यानी जो रोस्ट करेंगे उसको हम कि किस, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, तो उसमें कितना व्यापक एरिया है, ये जानकारी हम लेंगे जो सीरीज चालू होगी उसमें। ठीक है, यहाँ पे हम जो चीजें हैं जो ओवरव्यू तरीके से हम यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास यहाँ पे है, पहली यूनिट है। इसमें मैं आपको बता दूं 10 इकाई है, यूनिट है टोटल 10। ठीक है, 10 इकाई है और 10 के बारे में हमको देखना है। मध्य प्रदेश का इतिहास है यहाँ पे, संस्कृति एवं साहित्य है, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश है यहाँ पे। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं बोलियां, प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियों के बारे में आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के बारे में यहाँ को देखना है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ठीक है, जनजातीय व्यक्ति संबंधित चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। ठीक है, तो ये है इकाई 1 मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के बारे में। दूसरा है भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं यहाँ पे देखना है। अगला है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके आगे स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे हैं, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो ये है इकाई 2 के अंतर्गत। ठीक है, भारत का इतिहास में ये चीजें हमको पढ़नी है। आगे है इकाई 3 मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक व खनिज संसाधन है। मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग को यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इकाई 3 में। अगला है इकाई 4 भारत एवं विश्व का भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेश हमको पढ़ना है, और प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी, ये सारी चीजें हमको देखना है। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या संबंधी, जनांकीकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियां, ये चीजें हमको कवर करनी है। और आगे है आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है भारत एवं विश्व के भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम देखते हैं इकाई 5। इकाई 5 में आ और बा, ठीक है, 2 खंड यहाँ पे बनाए गए हैं। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में हमको देखना है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, और मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था को हमको यहाँ पे जानना है। अगला है राज्य की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनांकीकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां एवं जनजातीय तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में यहाँ पे पढ़ना है इकाई 5 में। आगे इकाई 6 भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था के बारे में हमको जानना है यहाँ पे, और क्या चीजें देखना है वो हमको देख लेते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935,
भारतीय संविधान संविधान सभा है, भारतीय संविधान की संविधान सभा हमको पढ़ना है। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ पे, और संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास एवं विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, और या फिर हमको गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थान के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है इकाई 6 में। इकाई 7 के बारे में हम पढ़ते हैं। इकाई 7 में है विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के बारे में हमको जानना है। ठीक है, विज्ञान मतलब विज्ञान की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे विज्ञान में आएगा भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। ठीक है, तीनों विज्ञान यहाँ पे आएंगे, तीनों जो भाग यहाँ पे आने वाले हैं, और पर्यावरण भी यहाँ पे सम्मिलित है। ठीक है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पे जानना है, और पर्यावरण में जैव विविधता है, पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। ठीक है, इतना टॉपिक है, इतने टॉपिक यहाँ पे इकाई 7 में। इकाई 8 में हमको क्या देखना है, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो चीजें हमको देखनी है इकाई 9 में, वो है इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई के नाम से हम जानते हैं वर्तमान में, और साइबर सिक्योरिटी हमको देखना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह, और भी सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ई गवर्नेंस है, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ई कॉमर्स के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। इकाई 10 के बारे में हमको देखना है भी। इकाई 10 यानी प्रारंभिक परीक्षा की आखिरी इकाई है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, और पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, और खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि के बारे में हमको इकाई 10 में देखना है। ठीक है, तो ये है प्रारंभिक परीक्षा का जीएस वाले पोर्शन का पाठ्यक्रम। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है। अब द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पे हम आते हैं। राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम हम देखते हैं। ये है सामान्य अभिरुचि परीक्षण से संबंधित। इसमें बौद्ध गम्यता के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल और तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्याएं एवं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा का स्तर यहाँ पे होगा। आंकड़ों का निर्वचन होगा, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर यहाँ पे होने वाला है। 10th लेवल की से संबंधित ये सारे टॉपिक पूछे जाने वाले हैं। आगे हिंदी भाषा में बौद्धगम्यता कौशल 10वीं कक्षा स्तर तक का। ठीक है, हिंदी भाषा में यहाँ पे हिंदी को क्यों जोर दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, और यहाँ पे प्रशासनिक जो कार्रवाई जो होती है, प्रशासनिक जो भी कार्य होते हैं वो होते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, हिंदी भाषा का यहाँ पे विशेष यहाँ पे महत्व है, तो इसलिए यहाँ पे हिंदी भाषा को यहाँ पे महत्व दिया गया। और आप देखेंगे मेंस वाले पोर्शन जब आएंगे तो वहाँ पे कुछ पेपर ऐसे जो आपको सिर्फ हिंदी में देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में नहीं। ठीक है, कुछ पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन कुछ पेपर हिंदी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे इस भाषा का महत्व बढ़ जाता है। टिप्पणी यहाँ पे 10वीं कक्षा के स्तर की हिंदी भाषा के बौद्धगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण। प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उदाहरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेट भी नहीं मिलेगा आपको, हिंदी का हिंदी में ही देना है। ठीक है, तो हिंदी का यहाँ पे विशेष महत्व है यदि आप एमपीपीएससी की बात करें तो। ठीक है, एमपीपीएससी में हिंदी भाषा का बहुत महत्व है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश। आगे हम बात करते हैं इसमें, तो जो पाठ्यक्रम है और जो पैटर्न है वो दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पहुंचते हैं दूसरे फेज में। यदि आप सफलतापूर्वक जो प्रारंभिक परीक्षा उसमें मतलब सफल हो पाते हैं, सफलतापूर्वक वहां से निकल पाते हैं दूसरे फेज के लिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे योजना हम देख लेते हैं। इसकी योजना किस प्रकार से है, कितने प्रश्न पत्र यहाँ पे होने वाले हैं, कितने विषय हैं, कितनी अवधि होंगी, इसके लिए पूर्णांक होंगे, और किस माध्यम में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले 6 प्रश्न पत्र यहाँ पे होंगे। कुल कितने होंगे, 6 प्रश्न पत्र यहाँ पे होंगे, और सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर वाला कोई मामला नहीं, सभी अनिवार्य वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं
कि प्रथम प्रश्न पत्र में है विषय सामान्य अध्ययन 1, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये है जीएस वाले पेपर, ठीक है, सामान्य अध्ययन वाले पेपर है। और पांचवा है हिंदी और हिंदी एवं व्याकरण संबंधित, और छठवा है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन संबंधित, ठीक है। तो सबके बारे में एक एक करके हम जानते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जीएस 1 से संबंधित है, यानी सामान्य अध्ययन 1। इसमें इतिहास पूछा जाएगा, ठीक है। इतिहास के बारे में कितना इतिहास है ये हम आगे देखने वाले हैं। इतिहास में मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊँ, यहाँ पे मध्य प्रदेश का महत्व यहाँ पे विशेष है, ठीक है। एमपी का इतिहास के अंतर्गत चीजें आएगी, और जो बाकी इतिहास है, ठीक है, भारत से संबंधित इतिहास वो यहाँ पूछा जाएगा। और यहाँ पे भूगोल से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आने वाले, ठीक है। भूगोल का पाठ्यक्रम यहाँ पे सम्मिलित किया गया। इसकी अवधि होगी 3 घंटे, ये पेपर 3 घंटे का होगा, और पूर्णांक यहाँ पे 300 अंक होंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में इसको दिया जा सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन 2 का, ठीक है, सामान्य अध्ययन 2 का। तो इसमें कौन से विषय है? राजनीति है, अर्थशास्त्र है और समाजशास्त्र। तीन चीजें यहाँ पे सम्मिलित की गई है। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 अंक का होगा, और यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में इसको दिया जा सकता है। तीसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो यहाँ पे विज्ञान एवं तकनीकी के लिए यहाँ पे विशेष जोर दिया गया है। इससे पहले हम बात करते हैं कि इससे पहले जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पे सम्मिलित होता था, ठीक है, 2020 से पहले के पाठ्यक्रम में। लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न पत्र है उसको पूरा बना दिया गया विज्ञान एवं तकनीकी का, ठीक है। सामान्य अध्ययन 3 में पूरा विज्ञान एवं तकनीकी, और यहाँ पे एक चीज और है, पर्यावरण भी है, ठीक है, पर्यावरण भी यहाँ पे सम्मिलित है। तो 3 विषयों को मिलाकर ये एक पेपर बना दिया गया है, ठीक है। ये 3 घंटे का होने वाला है, और 300 अंक इसके लिए होंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में इसको दिया जा सकता है। चौथा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन 4 का, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के संबंधित यहाँ पे विषय सम्मिलित किए गए हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 अंक का होने वाला है, और हिंदी तथा अंग्रेजी में ये होगा, ठीक है। दोनों भाषाओं में से किसी एक में आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे हिंदी भाषा का विशेष महत्व होने वाला है 5वें और 6वें प्रश्न पत्र में, ठीक है। सामान्य हिंदी में व्याकरण संबंधित यहाँ पे विषय लिए गए हैं, और 3 घंटे का पेपर होगा, 200 अंक का ही होने वाला है, और हिंदी भाषा में ही होगा, इंग्लिश यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ हिंदी भाषा में ही होगा। और अगला है 6वां नंबर का प्रश्न पत्र, तो हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का, ये भी होगा सिर्फ हिंदी भाषा में। 2 घंटे का पेपर होने वाला है, और ये 100 अंक का होगा, ठीक है, 100 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है। तो ये 2 पेपर जो है 5वें और 6वें नंबर के, ये इसके लिए आपको हिंदी आपकी अच्छी करनी होगी, ठीक है। हिंदी में काफ़ी अच्छी पकड़ बनानी होगी, तब जाके आप ये 300 नंबर यहाँ पे ग्रैब कर पाएंगे। 200 इसके और 100 इसके, 300 नंबर बहुत बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, 5वें और 6वें प्रश्न पत्र के, ठीक है। तो इसके लिए आपको हिंदी आपकी मजबूत करनी होगी, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने अंक यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल अंक हम देख लेते हैं, पूर्णांक कितने होंगे पूरे छः प्रश्न उत्तर को मिला के। 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11, 2 11 2 जाएंगे 12 13 और 1 14, यहाँ पे हो जाएंगे 1400 अंक, ठीक है। मुख्य परीक्षा में हो जाएंगे 1400 अंक का टोटल, जो जितने भी प्रश्न पत्र पूरे मिला के, और 175 अंक होंगे यहाँ पे साक्षात्कार के लिए। इस प्रकार जो पूरे अंक हो जाते हैं 1575, ठीक है, 1575 अंक का ये पूरा पेपर होने वाला है, मतलब जो दोनों फेज मिला के होने वाला है, ठीक है। जो मेंस वाला पोर्शन है वो होने वाला कितने 1400 अंक का, और 175 यहाँ पे मिलाएंगे तो ये होंगे 1575, ठीक है। तो ये इसका तो ये योजना है, इस प्रकार पेपर यहाँ पे लिए जाएंगे। अब हम जाएंगे इसमें कि प्रथम प्रश्न पत्र में किस प्रकार के पेपर आएंगे, मतलब पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और कितने नंबर के कितने प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, और कितने शब्दों में उसको लिखना है, ये भी हम यहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके बाद का जो डिस्कशन है, ये भी आप इसको स्किप ना करें। जिस तरह आप अभी तक सुनते हैं इसको आगे भी और सुनना है, क्योंकि ये पूरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानोगे, आप अपनी जो तैयारी है वो अधूरी पाओगे, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में पूरा ना पता हो तो आप किस प्रकार अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे, कितने कितने प्रश्न आएंगे, ठीक है, प्रश्न की संख्या, ठीक है, और प्रकृति इसकी जानेंगे, और कितने प्रश्न की संख्या, कितने अंक के होने वाले, उसकी प्रकृति क्या होने वाली है, और कितने शब्दों में इसको लिखना है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो यहाँ पे विशेष होने वाली आगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं GS 1 के पेपर को, यानी सामान्य अध्ययन का जो पेपर 1 है, प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें क्या क्या चीजें, 300 अंक का है ये होने वाला है, और 3 घंटे का समय इसके लिए होगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे किस प्रकार जो प्रारूप है इसका वो होने वाला है। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 2 खंड आ और बा रहेंगे, 2 खंड है इसमें, पाठ्यक्रम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। प्रत्येक खंड
150 अंक का होगा। ठीक है, तो खंड आ और खंड बा, मैं यहाँ पे खंड आ और खंड बा यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक, खंड आ और खंड बा, तो ये 150 अंक का होगा, ये भी 150 अंक का होगा। ठीक है, यानी 150 अंक 150 मार्क्स का ही होने वाला है। और यहाँ पे प्रत्येक खंड में 5 इकाइयाँ हैं। ठीक है, 5 इकाइयाँ। ठीक है, इसमें 5 इकाई है, इसमें भी 5 इकाई है। ठीक है, आगे समझ में, दोनों 5-5 इकाई है, टोटल मिला के 10 इकाई हो जाएगी प्रथम प्रश्न पत्र में। और प्रत्येक इकाई से 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, 2 आएंगे लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और एक आएगा दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, एक आएगा कितना, दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रश्नों की संख्या, जो प्रश्नों की संख्या है आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। ठीक है, ये प्रश्न की संख्या यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये इन्होंने बता दिया है पहले। आगे हम देखते हैं प्रत्येक इकाई में अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 3 अंक। ठीक है, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न के 3 अंक यहाँ पे होंगे, जो 3 अंक ये हो गए। ठीक है, और लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 5 अंक होंगे, 5 अंक यहाँ पे है, 5 अंक। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए दीर्घ उत्तर के जो एक प्रश्न होगा वो होगा 11 अंक का। ठीक है, 11 अंक यहाँ पे हो जाएंगे, 11 अंक, 11। ठीक है, तो जो शॉर्ट आंसर वाले आएंगे वो 3 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, इस प्रकार 9 नंबर के हो जाएंगे। और जो थोड़े से मतलब जो 5 नंबर वाले, थोड़े से इससे बड़े वाले जो आंसर आएंगे वो होंगे 2, और जो इनका मार्क्स है 5 है। ठीक है, एक में 5 नंबर मिलेगा, इस प्रकार हो गया 10। और जो लॉन्ग आंसर वाला है 11 नंबर का होने वाला है, और ये एक ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे भी इसी प्रकार से यहाँ पे सेटिंग होगी, और यहाँ पे हो जाएगा ये कितने अंक का, ये होने वाला है यहाँ पे 30। ठीक है, एक इकाई की बात कर रहे हैं, एक इकाई की। ठीक है, इकाई जो 5 की इकाई है उसमें से एक की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये एक इकाई होगी 30 अंक की। आगे समझ में, एक इकाई की यहाँ पे बात हो रही है, एक इकाई। ठीक है, एक इकाई का ये यहाँ ब्यौरा दिया गया है। 3 नंबर के 3 प्रश्न, ये कुल 9 अंक का होगा, 5 अंक के 2 प्रश्न, कुल 10 अंक के होंगे, और एक प्रश्न होगा 11 अंक का, वो हो गया है, कुल मिला के यहाँ पे 11 अंक इसके लिए होंगे, और 30 अंक यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, यानी एक इकाई में 30 अंक का यहाँ पे वेटेज होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे कि खंड आ में 5 इकाई है, और खंड बा में कितनी 5 इकाई है, हो गए कितने 150 अंक के, और ये हो जाएंगे कितने 300 अंक का ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, 300 अंक का पेपर हो जाएगा। तो किस प्रकार से यहाँ पे ये वेटेज इसका होने वाला है। अब हम देखते हैं कि जो 3 नंबर वाले प्रश्न है, 5 नंबर वाले प्रश्न है, और जो 11 नंबर वाले प्रश्न है उसमें कितना कितना हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखते हैं, प्रत्येक अति लघुत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा होगी 10 शब्द या एक पंक्ति। ठीक है, 10 शब्द में आपको लिखना है या फिर एक पंक्ति में आपको लिखना है, जो 3 नंबर वाले प्रश्न है उसके लिए उत्तर। ठीक है, आगे हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा यहाँ पे होगी 50 शब्द, या फिर 5 से 6 पंक्ति में आपको इसका उत्तर देना है, जो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इसके लिए आपको 50 शब्द होंगे, या फिर 5 से 6 पंक्ति में आपको लिखना होगा इसका उत्तर। अगला है प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा होगी 200 शब्द। ठीक है, 200 शब्दों में आपको ये उत्तर लिखना है, जो 11 नंबर का है वो। ठीक है, तो 3 नंबर में जो 3 नंबर वाले प्रश्न है उसमें 10 शब्द आपको लिखने हैं, या फिर एक पंक्ति होंगी। 5 नंबर वाले प्रश्न में 50 शब्द लिखना है, या फिर 5 से 6 पंक्ति यहाँ पे हो सकती है, और 11 अंक वाले में 200 शब्द आपको लिखने। ठीक है, 200 शब्द की शब्द सीमा यहाँ पे है। ठीक है, इस प्रकार जो हमने देखा कि कितने नंबर के प्रश्न में कितने शब्द यहाँ पर हमको लिखने। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक के बारे में हमने बात किया, एक इकाई के बारे में, तो बाकी जो 10 इकाई है, ठीक है, मतलब बाकी की जो 9 इकाई, कुल मिलाकर जो 10 इकाई हो गई है उसमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब हम आगे बात करते हैं सामान्य अध्ययन 2 की। ठीक है, सामान्य अध्ययन 2 और सामान्य अध्ययन जो 3 वाला है इसमें भी सेम पैटर्न है। ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ पे है, और यहाँ पे वही बातें हैं कि यहाँ पे 10 इकाई है टोटल मिला के, टोटल 10 इकाई है। और यहाँ पे सामान्य अध्ययन 2 में यहाँ पे खंड आ और बा है, और खंड आ और बा दो खंड है, 150 के खंड है, 150 अंक के खंड है, 150 अंक के हैं। और इसमें 5 इकाइयाँ हैं, दोनों 5-5 इकाई है, वही पैटर्न है जो इससे पहले वाले प्रश्न पत्र में हुआ। ठीक है, यहाँ पे होने वाले कितने 3 अंक के 3 प्रश्न होने वाले हैं,
और 5 अंक के 2 प्रश्न होने वाले हैं, 11 अंक का 1 प्रश्न होने वाला है। इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 30 अंक का, ठीक है। वही कहानी जो हमने अभी डिस्कस की, ठीक है। तो इसमें इसके पैटर्न में भी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, सब सीमा भी वही रहेगी। यहाँ पे तीसरे प्रश्न पत्र में हम आते हैं, तो यहाँ पे भी जो पर इकाई का जो पैटर्न है वही होने वाला है, लेकिन यहाँ पे खंड नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में जो जीएस वाले पेपर है, तो उसमें हमने देखा कि 2 खंड वहाँ पर बना दिए गए, ठीक है। या लेकिन यहाँ पे तीसरा प्रश्न पत्र हम देखते हैं, यहाँ पे खंड नहीं है, यहाँ पे इकाइयों का पूरा फॉर्म दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 10 इकाइयाँ हैं, 10 में वही पैटर्न फॉलो होगा जो हमने अभी डिस्कस किया है। 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे, 5 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 11 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस प्रकार ये 30 अंक की एक इकाई होने वाली है, और इस प्रकार होगी पूरी 10 इकाई हो जाएंगे कितने, 300 अंक हो जाएंगे, ठीक है। पूर्णांक कितने हो जाएंगे, 300, 3 घंटे का समय इसमें होगा, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं चौथे प्रश्न पत्र में, ठीक है, सामान्य अध्ययन के चतुर्थ प्रश्न पत्र में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज होने वाला है, ठीक है। 1 से लेकर 3 तक जो सामान्य अध्ययन के पेपर है उसमें पैटर्न सेम है, हर एक इकाई के लिए पैटर्न सेम है, लेकिन यहाँ पे चौथे में चेंज होने वाला है। यहाँ पे देखिए पूर्णांक इसका 200 अंक और 3 घंटे का समय इसमें होगा। सामान्य अध्ययन का चौथा प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, ठीक है। सामान्य अध्ययन का जो चौथा प्रश्न पत्र है वो 5 इकाइयों में यहाँ पे बटा हुआ है, जिसमें प्रथम से चतुर्थ इकाई तक, अब यहाँ पे देखिए 1 से लेके 4 तक की बात हो रही है, एक प्रथम इकाई से लेके इकाई 4 तक की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक प्रत्येक इकाई से 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 5 आएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, 2 आएंगे यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और 1 आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक की बात हो रही है, प्रत्येक इकाई में 5 आएंगे जो छोटे वाले प्रश्न है अति लघुत्तरीय वाले, दूसरे और जो दूसरा है दो आएंगे लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, और 1 आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है, ठीक है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। आगे हम देखते हैं प्रथम से चतुर्थ इकाई तक, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक की इकाई तक, प्रत्येक इकाई में अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है उसके लिए 2 अंक है, ठीक है। यहाँ पे कितने अंक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक है, ठीक है। और जो लघुत्तरीय प्रश्न के लिए है कितने अंक, 5 अंक, लघुत्तरीय प्रश्न के लिए है 5 अंक, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए है 20 अंक, ठीक है, 20 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए होंगे 20 अंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 5 प्रश्न आएंगे कौन से आएंगे, अति लघुत्तरीय, 2 प्रश्न आएंगे कौन से जो लघुत्तरीय वाले हैं, और जो 1 आएगा दीर्घ उत्तरीय वाला आएगा, ठीक है। इसके लिए अंक कौन कौन से, ठीक है, अंक मतलब किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, तो यहाँ पे है 5 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, 2 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, और 1 प्रश्न आएगा 20 नंबर का, ठीक है। इस प्रकार इसका वेटेज होने वाला है 5 दूनी 10, और ये होंगे 5 दूनी 10 और 20, ठीक है, 10 10 20 और ये 40, ठीक है, ये 40 अंक इस प्रकार से होने वाले हैं। और इस प्रकार प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई के लिए पूर्णांक 40 होंगे, ठीक है। यहाँ पे हर एक इकाई के लिए जो पूर्णांक है वो होंगे कितने, 40 हर एक इकाई के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें, इतना समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई में, ठीक है, 4 तक हमने देख लिया, अब 5वीं के बारे में बात करते हैं। 5वीं इकाई में संपूर्ण पाठ्यक्रम से 2 केस स्टडीज की समीक्षात्मक टिप लिखनी होगी, और प्रत्येक केस स्टडी के लिए 20 अंक प्रदाय किए जाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल पूर्णांक 200 होंगे, ठीक है, 200 अंक का ये पेपर होने वाला है। प्रत्येक अति लघुत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा होगी 10 शब्द, एक पंक्ति में इसको आंसर देना होगा। और प्रत्येक जो लघुत्तरीय, ठीक है, दीर्घ नहीं, जो प्रत्येक लघुत्तरीय प्रश्न है उसकी आदर्श शब्द सीमा को 50 शब्द या 5 से 6 पंक्ति में इसका उत्तर आपको लिखना होगा। और बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो यहाँ पे इसकी आदर्श शब्द सीमा होगी 200 शब्द, और यहाँ पे केस स्टडीज के लिए आदर्श शब्द सीमा होगी 500 शब्द, ठीक है। इस प्रकार की शब्द सीमा यहाँ पे बता दी गई है। तो इसका पैटर्न इस प्रकार होने वाला है चौथे प्रश्न पत्र का, ठीक है, जो जीएस का है, यानी सामान्य अध्ययन का चौथा प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात करते हैं पंचम प्रश्न पत्र की, ठीक है, इसका पूर्णांक है 200 और समय होगा 3 घंटे का। पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का होगा, और प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न में, ठीक है, प्रथम प्रश्न में लघुत्तरीय कुल 25 प्रश्न होंगे, 25 प्रश्न होंगे लघुत्तरीय शॉर्ट आंसर वाले, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा,
ठीक है। जो पाठ्यक्रम वहाँ पे दिया गया है, हम पाठ्यक्रम अभी डिस्कस करने वाले उस संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे 25 प्रश्न, जो कि 3 अंक के होंगे। एक प्रश्न होगा 3 अंक का। द्वितीय प्रश्न अलंकारों से संबंधित होगा और जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इसमें अलंकार वाले जो पोर्शन है उसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितना होगा, 5 अंक का होने वाला है। ठीक है। तीसरे प्रश्न में 2 उप प्रश्न होंगे। ठीक है, दो उप प्रश्न यहाँ पे होने वाले, जिनमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 20 अंकों का और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होगा 15 अंकों का। ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 अंक होंगे किसके लिए, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए होंगे आपको 15 अंक। इस प्रकार अनुवाद हेतु कुल 35 अंक होंगे। ठीक है, कितने अंक होंगे, 35 अंक हो जाएंगे अनुवाद के लिए। चतुर्थ प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल 20 अंक होंगे। ठीक है। आगे हम देखते हैं पांचवा जो प्रश्न है। पांचवा प्रश्न प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से संबंधित होगा। इसमें कुल अंक 20 अंक होंगे। ठीक है, हर प्रश्न के लिए यहाँ पे अंक दिए गए, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे अंकों का यहाँ पे जो डिसाइड है वो किया गया है। छठा प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित होगा। इसमें कुल 20 अंक होंगे। ठीक है। सातवां प्रश्न पल्लवन अथवा भाव पल्लवन संबंधित होगा। इसमें कुल 10 अंक होंगे। आठवां प्रश्न पद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होगा। इसमें कुल 10 अंक होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 5वें प्रश्न पत्र का प्रारूप है, किस प्रकार से ये होने वाला है। ठीक है, कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक और कितने अंक इसमें होने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस किए। आगे हम देखते हैं जो छठा प्रश्न पत्र है उसमें पूर्णांक 100 है और 2 घंटे का समय इसमें होने वाला है। छठवें प्रश्न पत्र में ये षष्ठ प्रश्न पत्र है, हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का होगा। और प्रथम जो प्रश्न है, प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र बोल दिया मैंने, ठीक है, सॉरी कुछ नहीं, इतनी देर से बोल रहा हूँ तो शायद जवान चली होगी। चलिए आगे हम देखते हैं। प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे और प्रश्न क्रमांक 1 प्रथम निबंध होगा, जिसमें किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 50 अंक का होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। द्वितीय जो दूसरा प्रश्न है उसमें निबंध समसामयिक समस्या एवं निदान से संबंधित होगा, जिसमें किसी एक विषय पर 500 शब्द में निबंध हिंदी में लिखना होगा और प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 25 अंकों का होगा। प्रथम जो आगे हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, प्रारूप लेखन से संबंधित होगा और इसमें किन्हीं 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा। ठीक है, 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा और प्रत्येक प्रारूप लेखन में आदर्श शब्द सीमा 250 शब्द की होगी, यानी 250 शब्द इसके लिए होंगे। और प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 25 अंक का होगा। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका प्रारूप है छठवें प्रश्न पत्र का। ठीक है, जिसका पूर्णांक 100 और 2 घंटे का होने वाला है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं इसके पाठ्यक्रम में। ठीक है, जो भी प्रारूप है उसमें कितना पाठ्यक्रम यहाँ पे दिए गए हैं वो हमको देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम प्रथम प्रश्न पत्र में क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ओवरव्यू होने वाला है कि कौन सी चीजें कहाँ पे रखी गई है। इसके बाद जो सीरीज चालू होगी वहाँ पे इसका डीप एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो जो सीरीज चालू होगी वहाँ पे हर इकाई का रोस्ट किया जाएगा, यानी हर इकाई में कितनी गहराई में हमको जाना है वो आपको वहाँ पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि कौन सी इकाई में क्या चीज़ें हैं और कौन सा पोर्शन कहाँ पे रखा गया है। तो हम देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में खंड आ में। ठीक है, तो इतिहास है, इसमें इतिहास एवं संस्कृति है यहाँ पे। और यहाँ पे इकाई 1, 2, 3, 4 और 5 ये खंड आ से संबंधित है। ठीक है, भारतीय इतिहास संबंधित यहाँ पे ये टॉपिक्स दिए गए हैं। और इकाई 2 में है
ग्यारहवीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास यहाँ पूछा गया। मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव क्या हुआ है। इकाई 3 में है यहाँ पे ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं। और इकाई 4 में यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ पे है। और भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन के बारे में यहाँ पे दिया है। अगला है इकाई 5, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासतें, रियासतें नहीं, भोपाल रियासत, और ये बाकी रियासतें हैं। और यहाँ पर प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक के बाद यहाँ पे की जा रही है। वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में ये इकाई 5 हमको पढ़ना है। अगला है प्रथम प्रश्न पत्र का खंड बा, भूगोल से संबंधित है। ठीक है, विश्व का भूगोल है, यहाँ पे विश्व का भूगोल है। इकाई 1 में भारत का भूगोल है, इकाई 2 में, और यहाँ पे है मध्य प्रदेश का भूगोल, इकाई 3 में है, और इकाई 4 में है जल एवं आपदा प्रबंधन। ठीक है, अब इकाई 5 में है भूगोल की आधुनिक तकनीक, भूगोल की आधुनिक तकनीक जैसे जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग वगैरह, ये हमको यहाँ पढ़ना है। सैटेलाइट्स वगैरह हमको देखना है। ठीक है, देखना मतलब उससे संबंधित टॉपिक हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे हो गई ये चारों के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम अभी तक हो चुका है। और ये चीज़ें तो हम डीप वाले पोर्शन में आगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जानना जरूरी कि कौन सी चीज़ यहाँ पे कहाँ रखी गई है। सामान्य अध्ययन 2 में हम देखते हैं खंड आ में संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं। इकाई 1 में भारतीय संविधान वैचारिक तत्व है और संघवाद और केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, इकाई 2 में यहाँ पे भारत का जो निर्वाचन है उसके अंतर्गत चीज़ें यहाँ पे हैं। नियंत्रक एवं लेखापाल बोल दी। ठीक है, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग, और ये अन्य तरीके से मुद्दे यहाँ पे दिए गए हैं। और इकाई 3 में ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ये हमको पढ़ना है, एनजीओ वगैरह, एसएचजी, और ये सीबीओ वगैरह है, लोकतंत्र विशेषताएं में, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में हमको पढ़ना है, कौन कौन से विचारक के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं वो हमको देखना पड़ेगा। और इकाई 5 में प्रशासन एवं प्रबंधन अवधारणा, यहाँ पे अवधारणा संबंधित यहाँ पे ये टॉपिक रखे गए हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड ब में अर्थशास्त्र एवं समाज से संबंधित टॉपिक यहाँ पे है, और इसमें भी 5 इकाइयाँ हैं। और यहाँ पे भारत में कृषि वगैरह, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंतर्गत है इकाई 1 में। इकाई 2 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे दी गई, कृषि वगैरह है, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश में आधारभूत ढांचे, संसाधन वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। और जो भी मानव संसाधन वगैरह है और उसके नियोजन संबंधित चीज़ें हैं, उत्पादकता है, रोजगार के विभिन्न चलन, जो ट्रेंड्स वगैरह वो यहाँ पे दिए गए हैं, उससे संबंधित चीज़ें इकाई 2 में हमको पढ़ना है। और यहाँ पे इकाई 3 है मानव संसाधन विकास। ठीक है, शिक्षा वगैरह यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इकाई 4 में है ये एनजीओ वगैरह संबंधित चीज़ें हैं, और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई जो हमको पढ़ना है। ठीक है, सामाजिक समरसता के घटक वगैरह, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा वगैरह है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक है, इकाई 5 में है जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण और परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण वगैरह यहाँ पर, और सारी चीज़ें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हमको देखना है, पूरी बॉडी के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, अब हम पहुँच चुके हैं तीसरे प्रश्न पत्र में, यानी GS3 में विज्ञान एवं तकनीकी। और यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ने भूल गए, पर्यावरण। ठीक है, इसमें पर्यावरण का पोर्शन भी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान ये लिखते तो सही होता, सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी एवं पर्यावरण लिखते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती, लेकिन खैर वो पाठ्यक्रम तो दे दिया है, हेडिंग कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे इकाई 3 में बहुत ही गजब की बात यह है कि 10 इकाई और 10 में अलग अलग विषय यहाँ पर सम्मिलित किए गए। ठीक है, इकाई जो सारी है अलग अलग विषय यहाँ पर सम्मिलित। जैसे इकाई 1 में यहाँ पे पूरा भौतिकी वाला मामला है। ठीक है, पूरा भौतिकी हमको पढ़ना है, सामान्य भौतिकी। इकाई 2 में हमको सामान्य रसायन पढ़ना है, सामान्य रसायन विज्ञान। इकाई 3 में हमको पढ़ना है सामान्य जीव विज्ञान। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया हर इकाई में एक विषय है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इकाई में 10 विषय हमको पढ़ने। कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें इकाई 4 में। गणित, जो सामान्य गणित है वो है इकाई 5 में।
संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम संबंधी चीज इकाई 6 में, और ये तकनीकी वाला जो पोर्शन है वो इकाई 7 में, ठीक है। तकनीकी वाला GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग वगैरह, और जो भी भारत के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं, और जो यहाँ पे संस्थान वगैरह, संगठन वगैरह, ये सारी चीज़ें इकाई 7 में। और इकाई 8 में ऊर्जा वाला पोर्शन है, ठीक है। एनर्जी, गैर परंपरागत और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमको पढ़ना है। इकाई 9 में है पर्यावरण की परिभाषा, ठीक है। पर्यावरण वाले पोर्शन यहाँ पे दिए गए हैं। और इकाई 10 में भूगर्भ स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे इकाई 10 में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो तीसरा प्रश्न पत्र है उसके बारे में यहाँ पे हमने देखा। आगे हम देखते हैं चौथे प्रश्न पत्र के बारे में। चौथे प्रश्न पत्र में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रसारण संबंधित चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। इनसे संबंधित चीज़ें हमको देखना है, केस स्टडीज़ वगैरह है यहाँ पे, और भी चीज़ें यहाँ पे हमको पढ़ना है इसके अंतर्गत। और ये हो गए 4 प्रश्न पत्र। अब 5वें और 6वें हम देख लेते हैं। पांचवा जो प्रश्न पत्र है वो है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का। ये कुल 200 अंक का ये होने वाला है। इस प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा, यानी ग्रेजुएशन के स्तर का यहाँ पे होने वाला है ये पेपर। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की पढ़ने व समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता एवं हिंदी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। सामान्य निम्नलिखित विषय सामग्री प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे का इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किए गए लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। ये इस प्रकार यहाँ पे ये दिए गए कितने कितने अंक के कितने प्रश्न यहाँ पूछे जाने वाले हैं और कितने अंक यहाँ पे होने वाले हैं। अलंकार संबंधी चीज़ें यहाँ पे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा वगैरह चीज़ें यहाँ पे हैं। और इस प्रकार कितने अंक का है, 10 अंक का ये होने वाला है, ठीक है। और अनुवाद वाक्यों का, ठीक है, 35 अंक का यहाँ पे ट्रांसलेट वगैरह जो करना है। और संधि एवं समास, विराम चिन्ह, ठीक है, ये 20 अंक का ही होने वाला है। और यहाँ पे प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियाँ हैं, प्रत्येक के लिए 2 अंक है। 10 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, 20 अंक का ये होने वाला है। मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, पर्यायवाची, मानक शब्द वगैरह, ये सारी चीज़ यहाँ पे होने वाली है। और आगे है अपठित गद्यांश, 20 अंक का होने वाला है। पल्लवन, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों को भाव पल्लवन वगैरह ये करना है, 10 अंक का होने वाला है। संक्षेपण में गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण ये है 10 अंक। टोटल यहाँ पे 200 अंक की इकाई है, ठीक है। हिंदी में ये सारी चीज़ें हमको देखना है, ठीक है। तो ये 5वें प्रश्न पत्र के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब है 6वां प्रश्न पत्र, यानी आखिरी प्रश्न पत्र है यहाँ पे। इसके बारे में हमको देखना है। निबंध, हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन से संबंधित ये है। प्रथम निबंध लगभग 1000 शब्दों में होगा, 1000 शब्दों में। और निम्नांकित क्षेत्रों से निबंध पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्षेत्र दे दिए गए, इसमें से आपको तैयार करने हैं निबंध, ठीक है। 50 अंक का ये होने वाला है। और जैसे पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वगैरह वगैरह, ठीक है। परंपरागत खेल संबंधित सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, संस्कृति एवं योग और एवं स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, नौकरशाही, जनजातीय विकास, राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीनीकरण, ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता आदि, ठीक है। ये 1000 शब्दों में यहाँ पे पूछा जाएगा और 50 अंक इसके लिए होंगे। इन टॉपिकों से आने वाला है। आगे है द्वितीय निबंध। यहाँ पे समसामयिक समस्या एवं निदान संबंधित है। लगभग 500 शब्दों में इसको लिखना है, 25 अंक इसके लिए होंगे। प्रारूप लेखन में शासकीय व अशासकीय पत्र, परिपत्र, सर्कुलर, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, टिप्पणी लेखन आदि लगभग 250 शब्द में लिखना है। यहाँ पे कोई 2, और यहाँ पे 25 अंक इसके लिए होने वाले हैं। और टोटल यहाँ पे है 100 अंक का ये पेपर है, ठीक है। तो हिंदी यहाँ पे आपके लिए स्कोरिंग है काफ़ी। तो ये 6वें प्रश्न पत्र के बारे में था, ठीक है। तो आई होप जो हमने समझने का प्रयास किया है प्रारूप, ठीक है, और जो चरण है, पहले तो हमने चरण के बारे में देखा, स्टेजेस के बारे में, फिर उसके बारे में प्रारूप वगैरह देखा, और कितने प्रश्न यहाँ पे आने वाले, कितने अंक आने वाले, ये सारी चीज़ें हम देखा। और पाठ्यक्रम हमने देखा, ठीक है। पाठ्यक्रम का ओवरव्यू हमने यहाँ पे लिया, ठीक है।
तो आई होप ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जो सीरीज़ आएगी उसमें हम हर इकाई के हर टॉपिक के डीप में जा रहे होंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद जो इकाई के डीप में आएंगे वही चीज़ हमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यदि इससे संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं। और यदि आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो आप जो आपका चैट सेक्शन है वहाँ पे जाके आप अपने डाउट लिख सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे और कमेंट बॉक्स में भी आपका डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।